नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग शो ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज के इस एपिसोड में हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की है और उनका जो मोटिवेशन है वो एक बहुत ही यूनिक है, भगवद गीता से आ रहा है। बहुत सारे माउंटेनियर्स हैं जो अपनी ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इन्होंने अपना ट्रेनिंग तो अच्छा किया ही रहेगा, लेकिन साथ में इनका जो मोटिवेशन है टू climb the Mount Everest came from Bhagavad Gita. So without delay, let us just welcome him. So Shri Rahul Gupta, the mountain man. So Rahul ji, namaskar and welcome to this show. नमस्कार सर। So तो आप मुझे बताइए कहाँ से आपको भगवद गीता का प्रेरणा मिली जिससे आपने इतने बड़ी इस कंसिडर बिग अचीवमेंट है। सो हाउ डिड यू अचीव दैट? कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरी करियर के स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था और मुझे लगता था कि मैं दुनिया को हर तरीके से विजय पा सकता हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था कि मैं नास्तिक इंसान हूँ, मतलब मैं चीजों को नहीं मानता जब तक मैं देखता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ। लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंस क्या होता है जब आपको बिलीव करना पड़ता है आपके आसपास के नेचुरल पावर को। आपको बिलीव करना पड़ता है कि आपके साथ कोई तो एक है, सिस्टम है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिर मतलब पर्सनली हो या किसी भी तरीके से जो सपोर्ट सिस्टम होता है। उसको जब मैं जानना चाहा, जो मेरे घर वाले पूजा पाठ करते हैं वो मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर हम भगवान को क्यों कम्युनिकेट करें। तो ये इन सब चीजें जब एक बचपन से जब मैं चीजें देखते हैं तब तक तो मैं इग्नोर किया, लेकिन जब इसकी खोज में, खुद के खोज में जब मैं निकला तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये शास्त्रों में भी लिखा है, अशास्त्र शुरू भी होता है भगवद गीता से। और मेरे करियर में जो सबसे जो टर्निंग पॉइंट था कि एक इंसान जो कर्ण की तरह सोचता था कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ, हरा सकता हूँ, उसको अर्जुन बनना पड़ा अंत में। बहुत ही अच्छा। तो जब आप ट्रेनिंग लेते थे तो आपने माउंटेन स्कूल किधर आपने ट्रेनिंग लिया माउंटेनियरिंग का? जम्मू एंड कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो पहलगाम में है। मैं वहीं से अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया है। अच्छा, तो जब आप उधर ट्रेनिंग में जब आप ट्रेनिंग में थे तो किस प्रकार का ट्रेनिंग उधर होता था? बेसिकली इंडियन आर्मी जो सिविल एंट्री के थ्रू जो जाते हैं उनका ट्रेनिंग भी इंडियन आर्मी की तरह था। सबसे पहले तो उनको आर्मी के डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, क्योंकि माउंटेनियरिंग स्टार्टिंग ही इंडिया में आर्मी के ही भरोसे होता है, क्योंकि जितने भी माउंटेन एरिया हैं वो आर्मी कैप्चर्ड है और आर्मी अपने सिक्योरिटी के रीजन से पहले ट्रेन करती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन यहाँ नहीं है। एंड दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा से दृष्टि से ही आर्मी सिखाती है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें सेल्फ डिफेंस, अपनी एक सुरक्षा सिखाई जाती है कि सबसे पहले आपको माउंटेन में क्लाइंबिंग करने से पहले अपने आप को बचाना कैसे है वहां के एक्सीडेंट से, एवलांच से। तो सबसे पहले हमको वो सिखाया जाता है, बाद में हमें माउंटेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब आप उस ट्रेनिंग में जब आप रहते हैं तो जो ऑब्वियसली जो टेक्निक्स है जिस तरह क्लाइंब करना है वो सब तो आपको सिखाया जाता होगा, हुक्स और वायर्स को जिस तरह नॉट्स लगाते हैं, बिकॉज नॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो मोस्ट सिखाया इम्पोर्टेंट है। जाता होगा। और वो भी साथ में टू एक्स माउंटेन एक्स को यूज करना टू हुक द हाँ। एजेस, वो सब भी सिखाया जाता होगा। तो उस हम्म। ट्रेनिंग में आपको मनोबल भी सिखाया जाता है, किस तरह मन की शक्ति मेंटेन करें कि नहीं? जब डिसिप्लिन सिखाया जाता है तो सबसे पहले जो सिविल एंट्री के थ्रू आते हैं उनको तो ये नहीं पता होता कि आर्मी हमें ट्रीट ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब हम कुछ दिन रहते हैं, देखते हैं और हमारे बॉडी में जो चेंजेस आता है मेंटल रूप से, जो हमें जो सुबह जो जितनी भी एक्सरसाइज कराए जाते हैं, एकदम टफ, रफ एंड टफ हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और जब हमको वो बार बार जो प्रैक्टिस में लाया जाता है तो 15 दिन में हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि यस, हमें इस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। क्लाइंबिंग का जो पार्ट होता है वो सबसे लास्ट में होता है। क्लाइंबिंग का पार्ट लास्ट में होता है, लास्ट में सिखाया जाता है। लेकिन पहले डिसिप्लिन, टीम वर्क और उसके बाद आपको ये सिखाया जाता है कि डेडिकेशन, मोटिवेशन, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक वो नहीं होता तब तक क्लाइंबिंग नहीं शुरू हो सकती है। मतलब पहले डिसिप्लिन और बाद में मॉरल करेज के भी लेसन्स होते हैं कि जिस तरह आप यस,
क्योंकि माउंटेनियरिंग में एक आदमी माउंटेन कभी नहीं चढ़ सकता, ये एक टीम वर्क स्पोर्ट्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मोरल एथिक्स, अगर माउंटेन में मेरे किसी फ्रेंड को अगर कुछ हो गया है तो सबमिट उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसकी जान बचाना या बाकी टीम की जान बचाना। तो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वहां हम लोग को मोरल एथिक्स सिखाया जाता है कि सक्सेस एंड सक्सेस डजंट मैटर, मैटर करता है कि हम सेफ्टी वापस क्लाइम भी करें, वापस भी आए। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, टीम वर्क है। और टीम वर्क, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला पहाड़ चढ़ गया, बट आपने थोड़ा अलग उसमें व्यू पॉइंट दिया है। आपने बताया है कि वो टीम वर्क है, तो उसमें अकेले कोई क्लाइम कर सकता है माउंट एवरेस्ट? इज इट पॉसिबल? मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं अपने करियर में 2014 में, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, उस दौरान की बात है, तो मैं ट्रेनिंग तो ले लिया था, लेकिन कोई टीम को हायर करने के लिए, उनके साथ ज्वाइन करने की मेरी कैपेसिटी नहीं थी। तो अब एक नया नया जोश होता है, मैं हार्डली 20-21 साल का था, तो मैं एक शेरपा के साथ एल्पाइन टेक्निक में ही कर लिया। एल्पाइन टेक्निक यानी एक से दो लोग माउंटेनियरिंग में साथ में जाते हैं, सबमिट करके वापस आ जाते हैं। तो वो कैपेसिटी जो जनरेट हुआ उसकी वजह से ही मेरा नाम माउंटेन मैन पड़ा, कि पीक टू पीक क्लाइंबिंग करने की वजह से, क्योंकि रिसोर्स मेरे पास कम हुआ करते थे। तो ये पॉसिबल है कि एक या दो लोग भी माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं एल्पाइन टेक्निक से, लेकिन काफी टफ होता है। सो जो एल्पाइन टेक्निक के बारे में जो आपने बताया है, तो इसमें कितने कितने लोग, आपने बताया 1 से 2 लोग जाते हैं, आर दे ऑल एबल टू कॉन्कर द माउंटेन, और उसमें कभी लोग वापस आ जाते हैं बीच में से? अगर मैं इंडियन माउंटेनियरिंग के सिनेरियो में देखूं तो हार्डली 2 से 3% लोग हैं जो एल्पाइन टेक्निक की क्लाइंबिंग यूज करते हैं। और अगर टीम वर्क के हिसाब से देखें, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग हो या किसी भी छोटे माउंटेन पे, तो 95% सक्सेस रेट होता है। 5% टेक्निकल ग्रेडियंट के कारण अनसक्सेस हो सकता है। और टीम वर्क में कभी कभी होता क्या है कि अगर 10 लोग क्लाइम करने के लिए गए हैं तो 8 क्लाइम कर पाए, 2 लोग नहीं कर पाए, या 2 लोग कर पाए तो 8 लोग नहीं कर पाए। ये कभी भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल है, मैं जिसकी कैपेसिटी उस पीक के टॉप तक पहुंचने की है तो चलेगा ही। और एक तो आपने एक टेक्निक के बारे में बताया, और दूसरा आपने बताया कि हाउ मॉरल करेज के बारे में बताते हैं, बिकॉज मैनी पीपल गिव अप। और मैंने काफी माउंटेनियरिंग सीखा है इंडिया में, इंडियन माउंटेनियरिंग सोसाइटी जो दिल्ली में है, जो रॉक क्लाइंबिंग IMF, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। यस, तो उधर वन ऑफ द थिंग्स इज नीचे नहीं देखना है। दे ऑलवेज टेल यू लुक अप, डोंट लुक डाउन। इज इट एग्जैक्टली, करेक्ट? यस, नीचे देखेंगे तो यू कैन गेट डिस्करेज्ड। यस, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है, हमेशा अपने से बेटर लोगों को देखिए या ऊपर की तरफ देखिए, इम्पॉर्टेंट लेसन भी है एक उधर। बट आपके साथ एक यूनिक है कि आपने भगवद गीता से बहुत इंस्पिरेशन लिया। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन था जहाँ पे आपको जो मॉरल करेज का एजुकेशन जो आपको मिलिट्री दे रहा था वो काम नहीं किया? मुझे याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप DU के कल्चर में देखेंगे तो अध्यात्म को नहीं ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सब मोरल्स बहुत आजकल एडवांस सोसाइटी है। और जो अभी हाल फिलहाल में जो JNU का केस हुआ था, अगर आप ध्यान दिए होंगे, तो भगवान, महिषासुर, इन सब चीजों पे कभी मतलब होता ही नहीं है बातचीत। तो जब मैं भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, जब मैं 12th तक पढ़ता था तो मैं घर में देखता था, लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो ऐसा कुछ नहीं है। ना भगवान होते हैं, ना कोई मोरल एथिक्स होता, बस इतना होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सब जी रहे हैं और अपने टारगेट बेसिस पे काम करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं भी अपने टारगेट बेसिस पे काम करता था, लेकिन एक समय के बाद जब उस अचीवमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि इट्स जस्ट अचीवमेंट, वो है क्या चीज, हम उससे सीख नहीं पाते हैं, तब मुझे लगा कि मेरे में ही शायद कुछ कमी है या कुछ चीज मैं मिस कर रहा हूं अपने लाइफ में। और जब आपके पास अनसक्सेस भी साथ ही साथ आता है ना, और एक डायरेक्शन चाहिए होता है कि नहीं, सक्सेस अनसक्सेस तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, पर कर्म क्या है, कर्म को जानना बहुत जरूरी है। वो मैंने भगवत गीता से सीखा है। वेरी कि गुड कर्म पॉइंट। करो तो सब कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली, मतलब पूरा भगवद गीता कर्म पर ही आधारित है, और कर्म से ही धर्म होता है, धर्म से ही सब कुछ होता है। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, बताया सबको, व्यूअर्स को, कि किस तरह मॉरल एजुकेशन और जो साधारण जीवन है, काफी लोगों का साधारण जीवन है, साधारण जीवन में आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया।
तो लेकिन आपके उत्तर से ऐसा लगता नहीं है, आपका आंसर से, कि वो प्रैक्टिकल लाइफ है, क्योंकि भेड़ चाल है। भेड़ चाल मतलब वन फॉलोइंग द अदर, भेड़ चाल है, भेड़ चाल है। तो उसको ये प्रैक्टिकल मैंने में किया बदल है अपने सकते लाइफ में, भेड़ चाल। तो भेड़ चाल में कोई शेर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जब तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था तो मुझे लगता था मैं ही टॉपर हूँ। जब एक कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि यहाँ मेरे अलावा 100 लोग और हैं जो 98% वाले हैं। अब सब कॉम्पिटिटर एक ही रेस, सबको आईएएस बनना है। मुझे समझ में जल्दी आ गया था कि ये भेड़ चाल में आखिर सीट तो एक या दो को ही मिलेगा आईएएस, जिसके पास थोड़ी सी और कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, या फिर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के पार्ट में या आरक्षण के सिस्टम में। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो पूरी दुनिया दिखा रही है हम वही कर रहे हैं। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहा और वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए टफ भी था, एक इंसान को जानना कि वो लाइफ में कर क्या सकता है। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे रहेंगे तो एक्सेप्शनलिज्म कहाँ से आएगा, इनोवेशन कहाँ से आएगा? यस, क्योंकि समाज को तो लीडर्स चाहिए, लीडर्स समाज को चाहिए। साधारण व्यक्ति भी चाहिए, लीडर्स भी चाहिए जो जिसको फॉलो कर सके। और लीडरशिप से एक चीज आती है, अभी आजकल जो है लोगों के रॉन्ग रोल मॉडल्स बन गए हैं। जैसे कि हम्म, रोल मॉडल हो गए हैं बॉलीवुड के एक्टर्स जिनका पर्सनल जीवन में तो कुछ होता नहीं है, हम्म, और उनका मतलब एक्टर जो है मूवी में तो हीरो के जैसा एक्ट करता है, लेकिन बाहर जाता है तो ही इज बिहेविंग लाइक ए, मतलब मूवी से बाहर उसका जीवन बहुत ही साधारण है, और यहाँ तक कि नीचा भी है काफी। तो अभी जैसे नीचे भी। हॉलीवुड के अभी न्यूज आ रहा है, हर जगह ड्रग एडिक्ट्स हैं बहुत सारे लोग। यस, तो भारत में रोल मॉडल्स की कमी दिख रही है अभी बहुत ज्यादा, और उसमें आप एक अलग से खड़े हो रहे हैं, यू आर ए डिफरेंट टाइप ऑफ रोल मॉडल। तो ऐसा कंपैरिजन देख के आपको कैसा लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंपेयर करना ही छोड़ दिया हूँ। मुझे एक बात बहुत अच्छे से लाइफ में क्लियर है, अगर मैं कुछ अपने लाइफ में अचीव कर रहा हूँ तो भगवान को डेडिकेटेड है, सोसाइटी को डेडिकेटेड है। मेरा अचीवमेंट एक साथ, जब वो एक सोसाइटी एक है ये। अब रोल मॉडल अगर देखें, मेरा मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं जो सीखा हूँ सिर्फ एक चीज सीखा हूँ, कर्म करते जाओ और अपना काम करो जो कि आप जिसके लिए बने हो। बाकी रोल मॉडल मानना नहीं मानना वो यूथ का काम है, जो इंस्पायर होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ, इसलिए मैं कंपेयर नहीं करता इन चीजों पे। एक्चुअली इन अभी क्या हो रहा है, जैसे कि देयर आर सम एक्टर्स who are involved in उरी मूवी, और मैं हम्म, जैसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। इतना अच्छा उरी मूवी लिया, लोग उनको फॉलो करना चालू कर दिया, और अभी न्यूज़ आ रहा है, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि पर्सनल लाइफ तो बहुत ही खराब है, खराब आदतें हैं। तो यस, तो एक्टर्स कैन नेवर बी रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स कैन बी पीपल लाइक यू, क्योंकि आपने एक तो आपकी बुद्धि सही दिशा में है, आपका मन सही दिशा में है, और आपका व्यवहार सही दिशा में है। तीनों तीनों आवश्यक है रोल मॉडल के लिए। तो भारत में भी और अमेरिका में भी और हर जगह सेम प्रॉब्लम है। ये मीडिया का प्रॉब्लम है कि मीडिया में ऐसे व्यक्ति बाहर आते हैं, या समाज ऐसे व्यक्तियों को ऊपर चढ़ाता है, हर चीज़ कैंपेन है। तो उसमें आपके जैसा कैरेक्टर होना इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, थैंक यू सर। है ना? वेरी रेयर है, क्योंकि बिकॉज यू हैव डन समथिंग विच अदर यूथ शुड फॉलो। और मेरे को पूरा यकीन है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल लीडरशिप उसको रिकग्नाइज भी करेगा। लेकिन ऐसे युवकों के लिए किस तरह का रोल मॉडल सिलेक्ट करना, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे उनको? जब मुझे भी एक रोल मॉडल की जरूरत है जिससे मैं इंस्पायर हो सकूं। लेकिन जब हम रोल मॉडल देखते हैं तो अगर बॉलीवुड में जाएं तो फिर मैं एक हीरो को देख कर रोल मॉडल बनाऊं, या फिर मैं किसी व्यक्ति विशेष जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसे देख के बनाऊं। लेकिन जब मैं अपने ही घर से अगर मैं शुरुआत करूं
कि आखिर मेरा रोल मॉडल कौन है। तो मेरे पिताजी का स्ट्रगल, मेरी माता का स्ट्रगल, मेरे दादाजी का स्ट्रगल, वो मेरे लिए रियल हीरो हैं, जो मुझे सिखाए हैं कि लाइफ जीना कैसे है, लाइफ में बढ़ना कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सक्सेस तो तुम हो ही जाओगे, इंसान अच्छा बनना, ये मेरे पिताजी कहते हैं। तो मुझे जब मैं एक टाइम पे मेरे को बॉलीवुड के जो सलमान खान मेरा फेवरेट हीरो हुआ करता था, लेकिन अंत में जब समझ में आया कि यहाँ हीरो कोई और नहीं, यहाँ मेरे पापा हीरो है, उन्होंने मुझे करेज किया है, वो मुझे इंस्पायर करते हैं। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, वो मुझे इंस्पायर करती है, मुझे कभी हारने नहीं देती। तो ये ही मेरे रोल मॉडल। तो मैंने रोल मॉडल की परिभाषा ही जब समझ में आया तो मैंने चेंज किया कि नहीं, ये परफेक्शन है। आजकल के जो नवयुवक है और आपके एज के ही हैं सब लोग, उनके लिए एक अलग तरीके का आपको मैं बताता हूँ। ब्रिटेन में जब प्राइम मिनिस्टर डेव कैमरॉन थे, प्राइम मिनिस्टर डेव कैमरॉन का जन्म कलकत्ता में हुआ था। तो लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे आई थिंक 10 साल पहले, और उन्होंने बॉलीवुड डांस पे बैन लगाया था ब्रिटेन में, क्योंकि सारे के सारे ब्रिटिश के जो नवयुवक और नवयुवती है, वो सारे यंग पीपल, दे वर ऑल गोइंग फॉर डांस इन बॉलीवुड, डांस सीख रहे थे सब लोग, इतना क्रेज था यूके में। तो उसमें बैन लगाया। उन्होंने बोला कि हमारी ब्रिटिश वैल्यूज आर गेटिंग अफेक्टेड। तो मैंने एक बार प्रश्न किया उनको, एक आर्टिकल मैंने लिखा था, मैंने पूछा कि व्हाट आर द ब्रिटिश वैल्यूज। तो उस पर किसी का जवाब नहीं आया। बहुत फेमस हुआ था मेरा आर्टिकल उस समय, व्हाट आर द ब्रिटिश वैल्यूज। मैंने सिर्फ प्रश्न पूछा था, व्हाट आर द ब्रिटिश वैल्यूज। तो आज मैं अगर ये प्रश्न पूछूं, व्हाट आर द इंडियन वैल्यूज, तो उस पर भी उसी तरह का उत्तर आने वाला है, जवाब आने वाला है सबसे, क्योंकि देयर आर इंडियन वैल्यूज आर लॉस्ट। कोई जो वैल्यूज का जो स्रोत है वो है भगवत गीता, रामायण, महाभारत, जहाँ पे यू सी द बिग कैरेक्टर्स, जहाँ पे युधिष्ठिर मिलते हैं, अर्जुन मिलते हैं, नकुल मिलते हैं, इस तरह के बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, भगवान राम का कैरेक्टर है। तो लेकिन जो जो आज का यूथ है, अगर उसको हम ये सब बातें बोलते हैं भारत में, या अमेरिकन हिंदू को भी बोलेंगे, तो वो लोगों को समझ भी नहीं आता उनका वैल्यूज क्या है, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता ये सब चीजें। तो आपने तो जब आपने ऐसा इंस्पिरेशन ले रहे हैं भगवत गीता से, तो वो सोर्स कहाँ से मिला आपको, किस तरह आप उस तरफ गए? बचपन में घर में पाठ होता था तो मुझे सिर्फ खाने को मिलता था, इसलिए मैं वहाँ पूजा पाठ के में इन्वॉल्व रहता था। या फिर छोटा बेटा होने की वजह से मुझे काम करने का दिया जाता था, टारगेट दिया जाता था कि राहुल ये करना, मेहमान आएंगे उनको खिलाना है, घर का रसोई देखना है, या सामान पत्ते लाना है, केले के पत्ते या फल लाना है, ये छोटे छोटे काम करते थे। लेकिन जब समय बढ़ता गया, घर से हम दूर रहे, दिल्ली के कल्चर में ये नहीं था। बस देखते थे कहीं भंडारा और कहीं कुछ हो रहा। धीरे धीरे जो एथिक्स था अंदर का, या फिर एक जो हम जो धार्मिक है, धार्मिक वाली जो चीजें होती हैं वो खत्म होनी शुरू होगी, जो मैंने घर में देखा था। लेकिन एक करियर पे मैं पीक टू पीक कंटिन्यू सक्सेस होते जा रहा था, लेकिन लाइफ का कोई मोटिव नहीं था। उस सक्सेस के बाद सेलिब्रेट कहाँ करना है, उस सक्सेस का डेडिकेट किसको करना है, ये मुझे नहीं पता था। मतलब वो तो एक था कि एग्जाम दिए, पास हुआ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब फेलियर में, जब स्टार्टिंग अपने फेज में देखे, सक्सेस के बाद जब फेलियर देखा और बार बार जब देखा, तो मुझे एक चीज तो फील हुआ कि पापा क्यों बार बार बोलते थे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, शायद मेरे बिहेवियर पे, शायद मेरे एटीट्यूड पे, शायद मेरे ट्रेनिंग पे। इन सब चीजों पे वापस एक बार वर्क करना जरूरी है। अब मैं वर्क करने की कोशिश किया, लेकिन मैं कई बार हार जाता था, क्योंकि खुद से जीतना बहुत टफ है। और साथ ही साथ जब मैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं दिल्ली में जब कॉलेज के दौरान पढ़ते हुए मैं भाग जाता था ऋषिकेश, कभी शांति कुंज, मैं जाता तो ट्रेकिंग के लिए था। लेकिन जब मैं ऋषिकेश के नदी किनारे जब मैं बैठता था लक्ष्मण झूला के पास, कुछ साधु संत को देखता था, तो उनसे मैं इंटरेक्शन करता था। आखिर फाइनली वो ब्रह्मचारी क्यों हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया अपने साथ, उनके पास भी तो बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल होंगे, वो जी सकते थे, ब्रह्मचार नहीं करते थे, या फिर कहीं घर से सन्यासी नहीं बनते। जब उनके जवाब में सुना, तो वो मेरे लिए एक ऐसा जवाब था जैसे कि फील होना शुरू हो गया कि हाउ इज पॉसिबल, एक इंसान आज की सदी में कैसे कर सकता है। लेकिन जब वो मेरी कमियां बताना शुरू किए, मेरा व्यक्तित्व बताना शुरू किए, तो मुझे वो रियलाइज हुआ मेरे लाइफ में कुछ तो गलती है। जब मैं उनके साथ रहा, कुछ दिन उनके साथ इंटरेक्शन करने लगा, तो मेरा व्यक्तित्व में जो कमियां थी वो बताना शुरू किए। और वो एक प्रकार से आईना दिखाने के काम करते थे साधु संत लोग।
जब रियलाइजेशन शुरू हुआ तो मैं उनसे ही पूछा कि सॉल्यूशन क्या है। वो सॉल्यूशन एक ही चीज है कि धार्मिक बनो। तुम्हारे धार्मिक बनने का उद्देश्य क्या है और क्यों बनूं मैं? उनके धार्मिक सिर्फ अपने मन की शांति के लिए बनो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं है। तो मन की शांति कहाँ मिलेगी? तो मैं कभी शांति के लिए भटका, तो कभी मैं ऋषिकेश गया, कभी मैं नीलकंठ मंदिर, कभी उज्जैन मंदिर, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन शांति जब खोजने पर मिली ना, तो एक ही जगह पर मिली कि मैं जो भी कर रहा हूँ कहीं वो ऑथेंटिसिटी में है कि नहीं। मैं काम कर रहा हूँ पर फल नहीं मिलता। तो मेरे पापा को भी बार बार पूछता था कि पापा मैं कुछ करता हूँ तो मुझको इसका रिवार्ड और अवार्ड क्यों नहीं मिलता? तो पापा भी बार बार बोलते थे मेहनत करना तेरा काम है, कर्म करना तेरा काम है, लेकिन जो फल है ना वो ऊपर वाला देता है। अब ये ऊपर वाले को खोजने के लिए मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की। और इत्तेफाक देखिएगा सर कि मुझे जितने भी लोग समझाने वाले रहते थे वो कहानी सुनाते थे। हर बार वो महाभारत के कैरेक्टर को लेते थे जो उसके एग्जाम्पल दे के समझाते थे। बचपन से मैं यही सब चीजों से घिरा हुआ हूँ। और कभी मेरे दादा कभी पापा कि अर्जुन ऐसा था तो कर्ण ऐसा था। लेकिन अभी लॉकडाउन लगा, इस 3 महीने में हमने असली में जो 35 साल पहले जो रामायण महाभारत चलते थे उसे देखा। तब मुझे लगा कि पापा ने जो भगवत गीता जो गिफ्ट किया था जिससे मुझे पढ़ने को बोरिंग लगता था, आज भी मुझे समझ में आता है कि अर्जुन के लिए क्या जरूरत है और अर्जुन को क्यों मतलब उसका मन विचलित होता था तो श्री कृष्ण उसे क्या कहे थे। धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आने लगी तो मैं चीजों को फॉलो करने लगा और ये बिलीफ सिस्टम जगह मेरे अंदर कि कुछ तो है जो ऑथेंटिसिटी है और उसको मुझे फॉलो करना है। मैं इसी उत्तर को थोड़ा कुरेदूंगा अभी। तो जो आपने इन साधु संतों में देखा, ऐसे कौन सा उनके वाक्य थे और जो वो बोल रहे थे जिससे आप इंस्पायर हुए? ऐसे उन्होंने क्या बोला आपको? पहली बार उन्होंने जब मुझसे मिला तो बोले कि महत्वाकांक्षी इंसान हो, एम्बिशियस हो। तो मैंने एक ही बार में कहा कि हाँ बाबा मैं हूँ। फिर दूसरी बार जब उन्होंने फिर मुझसे कहा कि एक और चीज है कि तुम अपनी लाइफ में सिर्फ अकेले बढ़ना चाहते हो, ना तो तुम्हारे सोसाइटी के प्रति कोई मतलब अपनी योगदान देना चाहते हो, ना अपने दोस्तों के प्रति, ना परिवार के प्रति, सिर्फ तुम्हें अपने कैरियर से मतलब है। मतलब एक प्रकार से जो ग्रिड है वो तुम्हारा व्यक्तिगत है। बस वो सवाल मेरे को बहुत अंदर से लगा था कि मैंने 5-6 सालों में वो चीज को मैं फील नहीं कर पाया था जो आयना साधु जी ने दिखाया। तो व्यक्तिगत ही आध्यात्मिक जीवन व्यक्तिगत ही होता है, पर्सनली होता है आध्यात्मिकता। जैसे बहुत लोग आध्यात्मिकता का शो करते हैं लेकिन आध्यात्मिकता का जीवन नहीं जीते। तो दोनों में फर्क है, एक तो दिखावे का आध्यात्मिकता है और दूसरा जीवन का आध्यात्मिकता है। तो जो आपने संतों से सीखा, जो आपको उन्होंने बोला महत्वाकांक्षा, तो उसका परिभाषा शायद आपने दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, बिकॉज महत्वाकांक्षा तो के बिना जीवन कोई जी नहीं सकता है, जी नहीं सकता है ना? क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो प्रोग्रेस भी, आध्यात्मिक जीवन में भी महत्वाकांक्षा चाहिए, वहां पर भी चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान को पाना भी एक महत्वाकांक्षा ही है। तो उस लेसन से आपने ये माउंटेनियरिंग पे मतलब आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप गए। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल सेटअप किया, अभी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कभी एवरेस्ट चढ़ूंगा, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चढ़ सकते और चढ़ेंगे भी नहीं, समय नहीं है किसी के पास। तो उससे आप समाज को क्या दृष्टिकोण देना चाहते हैं? मैं अपना एक कमियां बताऊंगा अपने लाइफ की। 2015-16 तक राहुल गुप्ता माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता था और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट क्लाइंबर बनना चाहता था। और ये बताना चाहता था कि राहुल गुप्ता के पास भी कैपेसिटी है, वो भी कुछ कर सकता है, एक अपना नाम कमा सकता है। लेकिन 2 बार अनसक्सेस पाने के बाद, जंगल पहाड़ भटकने के बाद, इंसान बनने के बाद, चीजों को जानने की सोसाइटी से जो मुझे हेल्प मिली, चाहे वो स्पॉन्सरशिप में रूप में या सरकार के द्वारा किसी फंड के रूप में, जो कि किसी न किसी इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का और पैसा है जो कि सभी लोगों का है। जब ये सब चीजें जब मुझे रियलाइजेशन हुआ तो 2018 का एवरेस्ट मैं चढ़ा तो था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जी जो तिरंगा दिए थे वो भारत सरकार का, मैं उनके लिए चढ़ा था। मैं पूरे भारत सरकार के लिए चढ़ा था, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चढ़ा था, मैं लोगों के लिए चढ़ा था। लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो अगेन वही सोसाइटी जो मेरे ऊपर पैसा लगाए थे मुझे वो पे करना था। और वो जो अचीवमेंट था, जब एक इंडियन 22 लोगों को इंटरनेशनल टीम को जब लीड करता है और हर जगह पर सिर्फ एक ही बात आता है
कि राहुल गुप्ता क्लाइंबर फ्रॉम इंडिया, जो कि इस एक्सपेडिशन टीम के लीडर हैं, तो वो मैसेज जो वर्ल्ड वाइड गया वो मेरे लिए कमाई था कि मैंने अब देश के लिए किया है, और ये मेरे व्यक्तिगत से हटकर मैं देश के लिए डेडिकेट कर दिया। और अगर इसी इसी कार्य को आप कृष्ण को समर्पित करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह आप कम्युनिकेट करेंगे? ये क्योंकि मेरा तो मैं आपने देश के लिए किया और यस आपने पहले व्यक्तिगत से आप देश पर आए और देश से हाँ, आध्यात्मिकता पे, तो इसको किस तरह आप दृष्टिकोण को प्रेजेंट करेंगे पब्लिक को? मैं कुछ भी काम करता हूँ, आज सुबह उठता हूँ तो एक माला चैंटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन टेम्पल जब जाना शुरू हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं मेडिटेशन की जरूरत लगी, और वो एक माला मेरे लिए आज के डेट पे ब्रेकफास्ट है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मेरा मन विचलित हो जाएगा कि मैंने आज कुछ तो काम छोड़ा है, मतलब वो एक टारगेट हो जाता है। लेकिन जब मैं करके उठता हूँ तो मैं सुबह एक ही बात बोलता हूँ कि हे भगवान, कि मैं आज के दिन जो भी काम करूंगा, चाहे वो सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, वो आपको समर्पित है। और ये जो ज्ञान है ये अभी हाल फिलहाल 6-7 महीने में ही आया है, ये एवरेस्ट तक नहीं आया था। एवरेस्ट तक ये था कि ठीक है, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स, कि आपने मुझे ध्यान दिया, बचाया, रेस्क्यू किया, और कहीं ना कहीं मुझे एक प्रकार से प्रोटेक्शन मोड में रखा कि एवरेस्ट पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर नेचुरल पावर मुझे फील हुआ था। तो मुझे लगा कि कुछ है मेरे लाइफ में जो आसपास में है, जो एक स्पिरिचुअलिटी उसको मान लीजिए, या फिर एक नेचुरल पावर समझ लीजिए, जिसे मैं, या फिर लोग गॉड कहते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन एहसास किया जा सकता है। तब मैं इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने लगा, और आज के डेट में अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं भगवान को ही डेडिकेट कर देता हूँ, क्योंकि अनसक्सेस का सक्सेस आपका है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ कर्म करूंगा। नहीं, बहुत अच्छा, बिकॉज इसी को कर्म योग बोलते हैं, क्योंकि कर्म योग से ही सिद्धि मिलती है लोगों को, परफेक्शन। तो एक एक अभी आपने हरे कृष्ण मंत्र का नाम लिया, और मैं भी काफी समय से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रभुपाद से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ काफी वर्षों से। तो आपने हरे कृष्ण मंत्र का जो जप करते हैं आप, तो अभी यूथ जो है अमेरिका, इंडिया में और अमेरिका में भी यूथ है, अमेरिकन हिंदू भी, ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ प्रश्न। जो यूथ को अगर हम इस तरह के बोलें कि हम मंत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यूथ की सोसाइटी में पीयर लेवल पे, उसी एज ग्रुप में एक तरीके से वो व्यक्ति एक तरीके से हो जाता है कि वो बाहर है, उनके सर्कल से बाहर है, कूल नहीं है, हिप नहीं है, ऐसा ऐसा लोग यूथ में आ जाता है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपके दोस्तों ने कभी आपको बोला है कि ये हमारे सर्कल से थोड़ा बाहर है? मुझे आज भी पागल बोलते हैं, पहले भी पागल बोलते थे, और वो सिस्टम को फॉलो करते हैं और मैं सिस्टम खुद बनाता हूँ, बस इतना ही फर्क है। एग्जैक्टली मतलब एक तरीके से, बिकॉज मैंने पहले ही बोला, भेड़ बहुत सारी होती है लेकिन शेर एक ही होता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं लाखों, जैसे प्रभुपाद बोलते थे करोड़ों सितारे हैं लेकिन चंद्रमा एक ही है, तो उससे चंद्रमा से सबको उनका कूलनेस मिलती है। तो एक एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है इसी एंगल पे, कि जब आपने देश के लिए कार्य किया और अभी आप भक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, एक तरीके से भक्ति में, तो अभी अगर आपको एवरेस्ट वापस चढ़ने का मौका मिले तो आप किस तरह उसको चढ़ेंगे अभी इस प्रकार? क्योंकि अभी अगर आपको दोबारा आपको चढ़ना पड़े कभी, और जब भी अगर आपको इच्छा हो, तो अभी आपकी मनोदशा कैसी होगी जब आप चढ़ेंगे उसको? सबसे पहले तो मैं जब भी उसकी तैयारी शुरू करूंगा, तो जो मेरा जो पार्ट ऑफ लाइफ है कि अपने किसी भी टारगेट को सेट करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि वो टारगेट क्या है। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने जब एक टारगेट दिया था, तोता जो पेड़ पे लगा हुआ जो पक्षी था, तो अर्जुन का टारगेट एकदम फोकस था कि मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। तो इसी प्रकार से एवरेस्ट का टॉप ही मुझे दिखेगा, लेकिन उस एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचने के लिए मुझे जो अपना बॉडी का प्रिपरेशन, उसके बाद अपने आप को मेंटल रूप से तैयार करना, फिजिकल रूप से तैयार करना, ये हर तरीके से 2-3 महीने चलेंगे। और जो मेन टारगेट रहेगा कि मुझे स्पिरिचुअली भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। इसका एक रीजन है, कई बार ऐसा होता है कि गिव अप कर देते हैं, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है, लेकिन आप जब बैटल फील्ड में जब फंसते हैं ना, जब
कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा, तो वहां डिसीजन लेने के लिए ना एक पावर की जरूरत होती है। और वो पावर कहाँ से आता है? या तो आपके माता पिता जो एक अपेक्षा करते कि मेरा बेटा जीवित आएगा, या वो सोसाइटी जो अपेक्षा करती है कि सक्सेस होके आएगा, या फिर कहीं ना कहीं वो एक आपका अंदर का मन बोलता है कि नहीं मुझे करना भी है और वापस भी आना है। पर उस चीज को मनाने के लिए ना, मन को रोकने के लिए या उसको सही दिशा पे अपना कमांड, तो उसको सारथी की तरह अपने मन को कमांड देने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। और मैं आने वाले एक्सपीडिशन के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूँ, चाहे वो एवरेस्ट हो, अंटार्कटिका हो या माउंट देनाली हो, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आप बोलेंगे अगर एवरेस्ट चढ़ना है तो मैं आज भी प्रिपेयर हूँ एवरेस्ट चढ़ने के लिए। मैं दोबारा कि मैं 1000 बार चढ़ने के लिए तैयार हूँ। वही डेडिकेशन, वही सब कुछ रहेगा। इस बार आप करोड़ों यूथ को इंस्पायर करेंगे ताकि कृष्ण के अर्जुन के जैसे बन जाए, क्योंकि अभी अर्जुन मिसिंग है भारत में। अर्जुन सभी लोग हैं लेकिन अर्जुन मिसिंग है, क्योंकि बिना अर्जुन के कृष्ण की प्राप्ति मुश्किल है, समझना मुश्किल है। वन ऑफ द थिंग्स आपने बोला, एकमात्र फोकस, अभी जैसे भगवत में बोलते हैं एकेह कुरुनंदना, एकेह कुरुनंदना एक श्लोक में बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं तो द सिंगल माइंडेड फोकस उसके माउंटेनियरिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेप आपने मिस किया तो यू विल बी थाउजेंड्स ऑफ फीट डाउन, एक स्टेप भी मिस किया है तो। लेकिन अभी हमारा सोसाइटी में इतने सारे स्टेप्स बना दिए हैं, व्यक्ति को लगता है कि बहुत सारी चॉइसेस हैं। इन रियल लाइफ डू यू थिंक देयर आर मेनी चॉइसेस टू ए मैन? अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से बोलूँ तो बहुत सारे चॉइसेस तो हैं, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो हमेशा वही चीज करो जो पैशन आपको चैलेंज करता हो, जो आपका पैशन बोलता हो। मेरा पैशन माउंटेनियरिंग है, इससे मैं अपने कर्म की तरह लेता हूँ, मैं करता हूँ। मेरा पैशन पढ़ना है तो मैं उसको 100% देता हूँ। मेरा पैशन बाइक राइडिंग का है तो मैं बाइक राइडिंग करता हूँ तो उसमें 100% देता हूँ। तो एक चीज तो है कि किसी भी काम को करें, लेकिन चॉइसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस चॉइस को पकड़ तो उसमें 100% करेंगे तो ही आप सक्सेस होंगे। तो मैं एक ही चॉइस को 100% और अभी दुगनी रफ्तार से करने के लिए मैं खुद अपने आप को इंस्पायर करता हूँ। भारत में मैंने एक और मैं नोटिस करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ भारत में, तो भारत में एक क्रेज रहता है जॉब के लिए, और दुनिया में जॉब्स कम होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन भारतीय युवकों में और युवतियों में एक यूनिक स्किल सेट है जो भारत भूमि से ही मिलता है। जैसे आपका खुद का उदाहरण है, क्योंकि आपने दूसरों को फॉलो नहीं किया, आपने अपने पैशन को फॉलो किया, और इस तरह आपको मदद भी मिली, आपको संतों से मिले। क्योंकि अमेरिकन के लिए भारतीय आध्यात्मिकता इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन। और अगर कोई पुरुष जैसे आपने जैसा किया है, भारतीय आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी को यूज करके आपने माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब किया, तो अगर भारतीय युवकों में अपना, पहली बात तो अपने आप को समझना जरूरी है, और बाद में अपने आप को समझने के बाद उस पे फॉलो करना भी जरूरी है। और आपने एक अच्छी बात बोली, अपना पैशन, जो आपको अच्छा लगता है उसी में एक्सेल होने की आवश्यकता है। उसमें एक्सेल होना आसान है। जैसे अर्जुन को धनुष बाण अच्छा लगता था, उसमें उसने ही बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। भीम को गदा अच्छी लगती थी, वो गदा में एक्सपर्ट हो गया। और युधिष्ठिर महाराज को न्याय और नीति में रुचि थी, वो उधर अच्छे हो गए। तो जो कहीं आपको ऐसा लगता है, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी है कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज, हम भारतीय युवकों को कुछ और बनाना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम से या कहीं और से, या उनके माता पिता दूसरों को देख के, तो आपको ऐसा लगता है कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज का जो दौर है, मिथोलॉजी का दौर है, उसको खत्म किया जाए और भारतीय युवकों को और उनको बोला जाए कि अपना रास्ता खुद बनाइए, ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई तो करिए। क्या आपको ऐसा लगता है? मेरा जो मानना है, मैं क्लास 12 तक साइंस पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, इवन थोड़े बहुत मैनेजमेंट की चीजें पढ़ी, लेकिन जब मैं उसे रियल लाइफ में देखता हूँ तो वो कहीं काम नहीं आता। और अगर मैं किसी अध्यात्म की बातें देखता हूँ, मोरल साइंस की बातें देखता हूँ, सामाजिकता की बातें देखता हूँ, तो मेरे समाज में आसपास दिखता है मुझे, जो मैं हर समय देखता हूँ।
और कहीं ना कहीं मैं अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो काफी फ्लॉज हैं उसमें, मतलब काफी लोग फ्लॉज है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें लेबर बनाना चाहता है, ना कि शासक। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एजुकेशन सिस्टम जो भारत में वेस्टर्न कॉपी से बना है, उसमें सिर्फ एम्प्लॉयज क्रिएट होते हैं, उसमें आपने शासक नहीं होता। एम्प्लॉयज क्रिएट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं क्रिएट होते। इनफैक्ट जब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन किस तरह का एजुकेशन ले वो हमको स्वयं ही निर्धारित करना है। क्योंकि आजकल के सारे एजुकेशन सिस्टम, सभी लोग चाहते हैं सब लोग एंटरप्रेन्योर बने, सब लोग बड़े बड़े व्यक्ति बने, लेकिन एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट क्रिएट दैट, वेदर इट्स अमेरिका और इंडिया, इट डजंट मैटर। और अभी नया इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो अमेरिकन कॉपी कैट है। तो अभी उसमें तो और भी एम्प्लॉयज ही क्रिएट होंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो तो एक्स्ट्रा करिकुलम जो अपने इंटरेस्ट पे बेसिस हो, स्किल सेट पे बेस हो, वो जरूरी है अभी। तो अभी व्हाट डू यू वांट टू एडवाइस टू द यूथ? जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 12th का सिलेबस हो या फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो चाहे इंजीनियरिंग करें, मेडिकल में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन क्या उतना ही काफी है? वो सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो एक किसी पर्टिकुलर विशेषज्ञ बनने के लिए है। मेरे पिताजी कहते थे कि अपने एक फील्ड में विशेषज्ञ बनो और बाकी सभी फील्ड के बारे में जानो, समझो और जितना हो सके सीखो। इसलिए क्योंकि कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना पाए। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम कुछ और चीज कर सकते हो उस ज्ञान के सदुपयोग से। और मैंने भी वही किया। माउंटेनियरिंग को एक अलग लेवल पे छत्तीसगढ़ पे लाना एक मेरे लिए चैलेंज था। माउंटेनियरिंग को कमर्शियल रूप से लाना मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे और चीजें काम आई लाइफ में। जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप किया था तो मुझे पीआर मैनेजमेंट सीखने को मिला। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग, मेरे पोस्ट चलते हैं मेरे सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, तो मैं उसकी वजह से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा कि हाउ टू क्रिएट दैट, क्योंकि हर चीज मुझे पहले से नहीं मिली है। मैं धीरे धीरे सीखते गया। जब अचीवमेंट आते गए तो चीजें या लोग जुड़ते गए, एजेंसी जुड़ती गई, लेकिन कहीं ना कहीं पहले मैं सीखा हूँ उन सब चीजों को कि मैं अपनी टीम को कम्युनिकेट कर पाऊँ, अपनी टीम से मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि उनके पास ये सवाल नहीं रहता है कि राहुल जी को आता है या नहीं आता है। हाँ, आप बताना क्या चाहते हो, तो वो सीखने के लिए मेरे को हर चीज सीखना पड़ा है। अब मैं तो कहूंगा कि जितने भी यूथ हैं, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सब कुछ ठीक है, उसके अलावा भी इसी पे फोकस करें। चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो चाहते हो, चाहे वो अब अगर कुछ लोगों को कोडिंग में अच्छा लगता है, मतलब सपोज कोई डॉक्टर है और उसे कोडिंग करना अच्छा लगता है, वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है कि डॉक्टरों के लिए अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना पाए कि पूरा डाटाबेस एक जगह पर रहे और कभी भी किसी डॉक्टर को कंसल्टेंसी की जरूरत होगी तो अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी वो कनेक्ट हो सके। लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो डॉक्टर किसी को हायर करेगा, इंजीनियर को अपना आइडिया देगा, तो इंजीनियर अपना आइडिया लगाएगा, फिर तब जाकर दो लोग लगाते हैं। तो वहां पर दो लोगों के लिए वो आ जाते हैं, मतलब दो की कैपेसिटी जनरेट हो जाती है और एक दूसरे पे वो बेस्ड रहते हैं। लेकिन मेरे सीन में ये है कि मैं सब कुछ पहले सीखा, फिर बाद में एक शासक ग्रुप में कैसे लोगों से काम करवाना है, किस फील्ड में करवाना है, वो डिसाइड करना मेरे लिए आसान हो गया। No, very, very, very good point. So we come to an end of this session, but I would like to call you more for more such information. Or thank you so much for your time today. And viewers who are watching it live and on YouTube, please do subscribe and spread the message around. This was a great inspirational talk for all of us. तो राहुल गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माउंटेन मैन, थैंक यू सर। आपको पर्वत पुरुष भी बोलते हैं हिंदी में कि नहीं बोलते हैं? माउंटेन मैन कहने का रीजन, वो एक टाइटल है, वो हाँ। इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरे पास मैं पीक टू पीक क्लाइंबिंग करता हूँ, मतलब दो हाँ। पहाड़ एक पास पे है तो मैं दोनों को एक साथ क्लाइंब करता हूँ पीक टू पीक। तो वो स्पेशलिटी बहुत कम लोगों के पास होता है। हाँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे पास पैसे नहीं सकते तो करता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट के रूप में कंसिडर हो गया। तो हाँ। लोग जो नहीं कर पाते इस वजह से मुझे टाइटल दे दिया गया माउंटेन मैन के नाम से। हाँ। लेकिन हिंदी में उसका कोई अनुवाद है कि नहीं है? हिंदी में यही है कि पहाड़ी आदमी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। और आपको वापस बुलाएंगे कभी, अगर आपके पास समय होगा तो जरूर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक्स पे, स्पेशली आध्यात्मिकता पे, स्पिरिचुअलिटी पे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू अगेन। नमस्कार।